Yes, Roshni, any doubts from the last lecture? No, sir. Okay, last हमने क्या क्या कर लिया था? Pascal's law we have finished or start भी नहीं हुआ था? Sir, Pascal's law शुरू नहीं हुआ था. Pascal's law start. स्कूल में क्या हो रहा है रोशनी? Sir, स्कूल में तो almost syllabus खत्म थे. SHM भी खत्म? Yes, sir. So when your exams? Exams कब हैं? Sir, February mid या end तक होगा. रोशनी लास्ट न्यूमेरिकल कौन सा किया था हमने? ये था? This one. This force on the horizontal and the vertical wall of the tank. Yes, sir. और फिर कोई डाउट फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? No, sir. ओके एग्जाम तो मिड टर्म हुए ना अभी? सर परसों है. परसों है? ये सर फिजिक्स का. साची आप शायद एब्सेंट थे लास्ट क्लास में. Yes, sir. Just a minute. So did you went through the lecture recording? Yes, sir. So directly. सर Yes, Arpit. सर रोटेशन के ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देना सर. ठीक है लिख लो जल्दी जल्दी नाम लिख लो. सर एक सेकंड. सर बताना. Moment of inertia of rod. Moment of inertia of rod, यस सर. disc and ring. ओके सर. फिर dynamics of rigid body, like dynamics of rigid body. एक ही है. ओके सर. Conservation of angular momentum.
conservation of angular momentum और टॉर्क. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बाद एक और लिख लेना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. ओके सर. ठीक है, बस इतना कर लो. ग्रेविटेशन तक आ रहा है ना तुम्हारा? यस सर. बाकी सब तो हो चुका है. यस सर. ओके, सो स्टार्ट दिस टॉपिक. सर यस. सर आपने गॉज प्रेशर क्या आप सर फिर से बता सकते हैं? देखो, गेज प्रेशर इज बेसिकली प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम. अगर आपने एक जैसे ये लिक्विड कॉलम लिया, ये लिक्विड कॉलम बेस पर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ओनली द लिक्विड कॉलम, दैट इज नोन एज द गेज प्रेशर, HRG. टोटल जो प्रेशर होता है ना एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, दैट इज द सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर and the gauge pressure. So that total pressure exerted by liquid column is HRG, which is the gauge pressure, plus the atmospheric pressure. जो pressure सिर्फ liquid column exert करेगा, that is the gauge pressure. ओके सर. सर आपने गॉज प्रेशर के सर आपने 2 एक्सप्रेशन लिखवाए हैं, तो फिर सर उसमें ज्यादातर कौन सा यूज होता है? दोनों एक ही चीज है. देखो, P is HRG, ठीक है? नहीं सर, P2 minus P1 is equal to 2h. They're the same thing. They're the same thing. देखो, P minus P naught, देखो ये P minus P naught भी लिखोगे तब भी HRG है, और आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि HRG है, बस. ओके सर. Same thing. So we have finished atmospheric pressure, gauge pressure and absolute pressure. The next topic is, अच्छा अभी तक एक बात बताओ जरा, क्वेश्चन पढ़ो. आपका फ्लूइड मोशन में था या रेस्ट में था? When we were calculating pressure, so your fluid was at rest or in motion? रेस्ट. Rest. But maybe आपसे पूछ ले कि आपका फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा है और वो आपसे कहता है प्रेशर कैलकुलेट करो. Your fluid is accelerating or supposed to calculate pressure. So दो तरह के एक्सेलरेशंस हो सकते हैं. जैसे ये कि फ्लूइड आपका अपवर्ड्स एक्सेलरेट कर रहा है और फ्लूइड आपका डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट कर रहा है. अच्छा, कुछ याद है अगर एक्सेलरेट करेगा फ्लूइड तो कौन सी फोर्स एक्स्ट्रा एक्ट करेगी? एक्सेलरेटिंग फ्रेम में कौन सी फोर्स एक्ट करती है? सर वेलोसिटी. ना, सर विस्कोसिटी. नहीं. अगर कोई सिस्टम एक्सेलरेट करता है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है, और एक फोर्स थी जो नॉन इनर्शियल फ्रेम सूडो फोर्स. सूडो फोर्स, राइट. सूडो फोर्स एक्ट करेगी. So if it is going upwards, then pseudo force will act in downwards direction. तो अब जो नेट प्रेशर होगा ना, that won't be just H rho G. वहां पर इस G effective के अंदर pseudo force का भी इफेक्ट आपको दिखने लगेगा. So now the expression would be P is rho G effective into H. And what is G effective? That is G plus A now. ये इफेक्ट आप समझ सकते हो, that is coming due to pseudo force. So if it is going upwards, then instead of rho GH, now your pressure is rho G plus H. अच्छा एक बात बताओ, if it is going downwards, तो pressure तो pseudo force कहाँ act करेगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में. Opposite direction, no? Then pseudo force will act in upwards direction. तो अब जो नेट प्रेशर होगा, इसको मैं रब कर दूँ, तो डिस्कशन था बच्चों के साथ. तो अब जो प्रेशर होगा, that will be rho G effective into H, and this G effective will be now G minus. That will be your G effective, G minus A now. तो ऐसे आप प्रेशर लिख सकते हो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम. सो अगर ये रेस्ट में तो इट्स rho GH. If it is accelerating upwards, then this is rho G effective into H, where G effective is G plus A. If it is going downwards, then this is G effective, which is G minus A into H. Now, this topic is not in NCERT, but yes, in your entrance exams, NEET, you can get questions from this topic. Note it down. Saji, is it clear? यहाँ और इससे पहले वाले टॉपिक में क्या डिफरेंस है? पहले आपका फ्लूइड रेस्ट में था, अब पूरा कॉलम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है. चाहे आपसे क्या देगा कि एक लिफ्ट में रख दिया आपने, एलिवेटर में रख दिया, क्या होगा? नो रे नो. सर पिछले वाले क्लास के सारे न्यूमेरिकल्स रेस्ट वाले के बेस पे थे. हाँ, सारा ये बहुत रेयर आता है, मतलब कि वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में डालते, बहुत रेयर आता है. इसको स्किप करने का कोई फायदा नहीं है.
Noted? Roshni? Slan? Sir, please wait. Sir, no, sir. Yes, noted. सबने नोट कर लिया था? No, sir. So that is about pressure exerted by the liquid column. Next देखो, the next is Pascal's law. अच्छा एक बात बताओ, ये मुझे कौन बता सकता है तुम में से? एक और है, एक और आता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. So discuss this. हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स. अंशिका, ये जो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है वो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? लाइक सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड कर रहा है या कंटेनर के शेप पर भी डिपेंड कर रहा है? सो कंटेनर के शेप पे भी आई गेस. कंटेनर के शेप पे भी. देखो प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या था अंशिका? इज इट एच रो जी? यस सर. तो फिर एच आ रहा है, मतलब हाइट ही तो आ रही है, शेप तो नहीं आ रहा. मींस अगर मैं आपको एच हाइट तक यहाँ तक लिक्विड फिल करके दूंगा या मैं आपको कंटेनर का शेप ऐसे दे दूं बट हाइट इज सेम, दिस इज एच. या मैं आपको कंटेनर का शेप कुछ ऐसा बना के दूं, तीनों में लिक्विड सेम हाइट तक फिल्ड है. प्रेशर डिपेंड्स ओनली ओवर हाइट. तो यहाँ भी जो प्रेशर होगा दैट विल बी एच रो जी. यहाँ भी जो प्रेशर होगा दैट्स एच रो जी. नोमा कौन सा प्रेशर है ये? सर गॉज गेज प्रेशर. हाँ, दिस इज गेज प्रेशर. सर हर वॉल्यूम जगह तो डिफरेंट होगा लेकिन. वॉल्यूम से इफेक्ट ही नहीं पड़ता. जो इफेक्ट पड़ता है दैट इज ड्यू टू द हाइट अबव द लेवल. तो तीनों केसेस में जो प्रेशर आ रहा है दैट प्रेशर इज सेम. तीनों केसेस में सेम प्रेशर आएगा. तो तीनों केसेस में हमने वॉल्यूम भी सेम रखा है क्योंकि अगर नहीं, वॉल्यूम अलग है, वॉल्यूम अलग है लेकिन हाइट सेम. सो यही हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स कहता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, pressure exerted by liquid is independent of shape and size. It's independent of shape and size of container. It depends only on height of container. सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड करेगा, शेप और साइज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है. इसी फैक्ट को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स. देखकर लगता है कि जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां प्रेशर एक ज्यादा होना चाहिए, बट यूजुअली प्रेशर डिपेंड ही नहीं करता वॉल्यूम पर. प्रेशर सिर्फ इस पर डिपेंड करता है हाइट ऑफ द कंटेनर क्या है अबव द लिक्विड.
नोट किया आपने? स्क्रॉल करूं सर? नो सर सर 2 मिनट। सर नेक्स्ट देखो पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के दो सिंपल से स्टेटमेंट्स हैं। पास्कल लॉ कहता है, देखो हमने प्रेशर का एक्सप्रेशन लिखा था, 2 पॉइंट्स है, अगर उन पॉइंट्स में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो प्रेशर डिफरेंस होता है एच रो जी। ये होता है, कोई भी आपने 2 पॉइंट्स अगर ले लिए, इन दोनों पॉइंट्स में जो प्रेशर डिफरेंस होगा दैट प्रेशर डिफरेंस इज एच रो जी नाउ। अंशिका, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कोई ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी का इफेक्ट 0 है, तो यहाँ बताओगे क्या चेंज आएगा इस इक्वेशन में? अंशिका, तो सर 0 हो जाएगा प्रेशर। 0 हो जाएगा या P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा? देखो, अगर यहाँ आपने G 0 कर दिया, then you will write P1 minus P2 equal to 0, right? यस सर। So यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? P1 is equal to P2. So पास्कल्स लॉ का पहला स्टेटमेंट सिर्फ ये कहता है कि अगर आपने एक फ्लूइड लिया और उस ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, तो उस फ्लूइड के हर पॉइंट पर प्रेशर सेम हो, हर पॉइंट पर प्रेशर सेम हो, कहीं आप ले लो। तो जैसे आपने ये फ्लूइड लिया, इस फ्लूइड में मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, मैं कहता हूँ ग्रेविटी नहीं है, G 0 है, तो P1 और P2 दोनों जगह प्रेशर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी, प्रेशर चेंज नहीं करता। So that's the first statement of Pascal's law. तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, pressure in a fluid at rest is same at all points if we ignore gravity. If you're ignoring gravity, तो हर point पर pressure same आएगा। Now let's see आप कितना retain कर पाते हो। रोशनी, what is Pascal's law? First statement. So that P1 equals P2. कब? When P1 is equal to P2. When there's an absence of gravity. Yeah, in the absence of gravity, pressure at every point in the fluid is same. Pressure does not change. That's the Pascal's law. First statement of Pascal's law. There is another statement of Pascal's law, which is basically the transmission of pressure. Most of the devices जो आप Pascal's law में पढ़ोगे, that is based on the second statement. तो देखो second statement simply कहता है, अगर आपने एक fluid लिया, किसी एक point पर भी अगर आपने pressure increase किया, तो वो pressure throughout the fluid equally distribute हो जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने fluid लिया, किसी एक point पर pressure increase किया, तो वो increase in pressure throughout the fluid हर point पर increase होगा। That's the second statement of Pascal's law. इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि लेट्स से टूथपेस्ट जो होता है, ट्यूब जो होता है, टूथपेस्ट का ट्यूब, उसमें आप क्या करते हो, एक साइड से आप प्रेशर इंक्रीज करते हो और दूसरी साइड से पेस्ट बाहर आ जाता है। तो वो हुआ क्या, आपने एक तरफ प्रेशर इंक्रीज किया और वो इंक्रीज इन प्रेशर दूसरे एंड तक चला गया, देखो ना, आपने टूथपेस्ट का ट्यूब लिया, एक तरफ प्रेशर इंक्रीज किया, दबाया, और दूसरे एंड से पेस्ट बाहर आना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स वो प्रेशर में इंक्रीमेंट हुआ। तो जो आपने एक तरफ इंक्रीज किया प्रेशर, वो दूसरी तरफ तक ट्रांसमिट हो गया। दैट्स यस। तो वेव भी लाइक वेव को भी हम इसी वजह से बोल सकते हैं कि अगर वहां से आ रही तो इसलिए वो थ्रू आउट इंक्रीज हो रहा है प्रेशर वेव में। हाँ, आप कह सकते हो, जो साउंड वेव्स या कोई साउंड, पर्टिकुलरली साउंड वेव्स का अगर आप मोशन ले रहे हो, दैट्स ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। तो आपने एक तरफ जब आप बोलते हो तो एक तरफ आप प्रेशर चेंज करते हो, ट्रांसमिट हो जाता है। यस, यू कैन से दैट। पास्कल्स लॉ से वो भी आप शो कर सकते हैं। तो पास्कल्स लॉ इज सिंपली कि एक तरफ आपने प्रेशर इंक्रीज किया किसी एक पॉइंट पे, तो वो इंक्रीज इन प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द फ्लूइड। दैट्स द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ, और यहाँ से ज्यादा डिवाइसेस बनती है। So the second statement says a change in pressure applied to an incompressible fluid. Incompressible means a fluid जिसका volume change नहीं होता, जो compress नहीं हो सकता, is transmitted undiminished to every point of the fluid and walls of the containing vessel. तो अगर आपके पास एक fluid है which is uncompressible, एक side आपने pressure increase किया, तो increase in pressure throughout the fluid equally distribute हो जाएगा, कहीं कोई change नहीं आता। Example, the best example is toothpaste. That is the second statement of Pascal's law. सूरत, इससे पहले मैंने जस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। पास्कल्स लॉ इज द फ्रेश टॉपिक जो बस अभी स्टार्ट किया है।
सो दो स्टेटमेंट्स हैं पास्कल्स लॉ के. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अगर एक फ्लूइड रेस्ट में ग्रेविटी नहीं है तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा. दूसरा स्टेटमेंट, अगर आप फ्लूइड में किसी एक साइड प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वो इंक्रीज इन प्रेशर थ्रू आउट द फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. नोट इट डाउन. फिर इसके बाद देखते हैं फोर्स मल्टीप्लायर का क्या मतलब है. ये सूरत, इज इट क्लियर? पास्कल्स लॉ दोनों स्टेटमेंट्स, यस सर. जस्ट नोट इट डाउन. इसको आगे बढ़ते हैं. सर यस. सर जरूरी थोड़ा कि सिर्फ दो ही प्रेशर हो, अगर लाइक दो से ज्यादा अगर उसे शो करे तो फिर वो भी तो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ. ये तब है जब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ. देखो साची, अगर मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया बाय 2 पास्कल्स, तो सेम इंक्रीमेंट यहाँ भी जाएगा 2 पास्कल. तो अभी तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम रहा. अच्छा, हर पॉइंट पे मतलब बीच में भी हो तो नहीं, कहीं भी कहीं भी. तो first law says, first statement says if there is no gravity, then pressure at every point is same. Second says if you increase pressure at any of the point, then that increase in pressure transmit throughout the fluid. हाँ जी, scroll करूँ इसे further? सर Yes. अच्छा, जैसे आपने वो करवाया था ट्यूब वाला क्वेश्चन, तो हम्म. उसमें अगर वाटर लेवल सेम है तो फिर सब प्रेशर दोनों साइड पे सेम होता है, तो फिर सर वहां पे भी क्या पास्कल लॉ एप्लीकेबल है? नहीं, वहां तो मैं अलग अलग लेवल लिक्विड अलग अलग टाइप का अलग अलग हाइट का ले रहा था उसको मेंटेन करने के लिए. वहां कोई पास्कल्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा. अगर आप ऐसा करते हैं कि वहां ग्रेविटी हटा देती हैं पूरे से, तो फिर वाटर लेवल या लिक्विड का लेवल दोनों ट्यूब्स में कुछ भी होता, प्रेशर हमेशा सेम रहता, तब पास्कल्स लॉ एप्लीकेबल होता. देखो, Okay, sir. फर्स्ट स्टेटमेंट तो हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, सेकंड स्टेटमेंट बहुत यूज करते हैं कि अगर आप एक साइड प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो वो इंक्रीज इन प्रेशर हर साइड इंक्रीज होता चला जाएगा. और इसको यूज कर यू कैन मेक सम लाइक डिवाइसेस लाइक फोर्स मल्टीप्लायर. आप फोर्स मल्टीप्लायर बना सकते हैं. स्क्रॉल करूं इसे? यस सर. ओके, लेट्स सी. देखो यहाँ क्या हो रहा है. अब ये ना छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं, आप मुझे बताएं. देखो, ये एक स्फेयर था. इस स्फेयर में ना बहुत सारा लिक्विड फील्ड है. आपने क्या किया, इसमें 3 बड़े बड़े होल कर दिए. फर्स्ट होल, सेकंड होल, थर्ड होल. और तीनों होल का एरिया बड़ा अलग है. यहाँ एरिया ए है, इस होल का एरिया 2A है और इस होल का एरिया 3A है. यहाँ आपने पिस्टन लगा दिया. सो महराज, अगर मैं इस पिस्टन को, तीनों पिस्टन लगे हुए हैं, एक ये पिस्टन है, एक पिस्टन सेकंड पर है और एक पिस्टन थर्ड होल पर है. महराज एक बात बताओ, अगर मैं इस पिस्टन पर F फोर्स अप्लाई करके इसे इनवर्ड्स पुश कर रहा हूँ तो बाकी के 2 पिस्टन के साथ क्या होगा? क्या वो भी इनवर्ड्स पुश होंगे या वो आउटवर्ड्स पुश? आउटवर्ड्स पुश होंगे सर दोनों. ये भी आउटवर्ड्स पुश होगा, ये भी आउटवर्ड्स पुश होगा. फोर्स F अप्लाई करी, एरिया इज A, तो प्रेशर कितना होगा? इस एंड पर कितना प्रेशर आएगा? सर F/A. अब पास्कल्स लॉ क्या कहता है सूरत? अगर मैंने यहाँ कुछ प्रेशर अप्लाई किया F/A, तो एंड
इस सेकेंड एंड पर आप प्रेशर गेस कर सकती हैं कितना प्रेशर आना चाहिए? सूरत, if I am applying some pressure P1 at this end one, first piston पर, तो सेकेंड पिस्टन तक सूरत कितना प्रेशर जाएगा? सर सर सेम ही होगा प्रेशर. क्यों सेम प्रेशर क्यों होगा? रीजन? इट इज एट रेस्ट. सर You're using the first statement or second statement, Surat? Because we have two statements of Pascal's law. सर फर्स्ट स्टेटमेंट. No. This is, you're increasing pressure at one point. Na? So this is transmission of pressure. So दूसरे end पर pressure increase हो. ओके सर. This is transmission of pressure. कि एक तरफ आपने pressure increase किया, तो same जो pressure है वो दोनों ends पर increase होना शुरू हो गया. ठीक है? ये यहाँ increase होना शुरू हो गया. तो जो भी आपने यहाँ प्रेशर इंक्रीज किया वही प्रेशर नेक्स्ट एंड तक भी जाएगा. तो यहाँ भी जो प्रेशर मिलेगा ना, दैट वुड बी द सेम प्रेशर भी. नाउ वी हैव प्रेशर, वी हैव एरिया. फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अर्पित? यस सर. अर्पित, यहाँ प्रेशर एक्ट कर रहा है, लिक्विड यहाँ प्रेशर अप्लाई कर रहा है P2 और इस पिस्टन का एरिया है 2A. तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? यू हैव प्रेशर एंड एरिया. अर्पित, सर प्रेशर इनटू एरिया. pressure into area. Good. So force will be P2 into 2A. And we know that pressure will remain same, like P2 or P1 would be same. So instead of this P2, I'm substituting P1, which is F by A. When I do this substitution, I get F2 is, instead of P2, I substituted F by A into 2A. So A gets cancelled out with this A and F2 is 2F. So अगर आपने यहाँ कुछ force apply करी है F, तो इस piston पर जो force act करी है, that force is 2F. Force 2 times over. I'm saying this Pascal's law can be used as a force multiplier. यहाँ आपने force F apply करी और इस end पर आते आते वो force 2F हो जाएगी. साची, can you guess now? Like अगर मैं यहाँ area A था, यहाँ डबल हुआ एरिया तो फोर्स डबल हो गई. अगर मैं एरिया ट्रिपल कर रहा हूँ तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? F3 कितनी हो जाएगी? ट्रिपल हो जाएगी ना. वो भी ट्रिपल हो जाएगी. Means if you just keep on increasing the area of cross section or area of the piston, your force will keep on increasing. This is the Pascal's law of transmission of pressure. कि आप एक तरफ प्रेशर इंक्रीज करो, वो इंक्रीज इन प्रेशर हर जगह इक्वली जाएगा और फोर्स जो होगी दैट विल डिपेंड्स कि उस एंड का एरिया कितना. बहुत जगह पास्कल्स लॉ यूज होता है. सिंपली एक बहुत कॉमन जो एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की, दैट्स ब्रेक्स. व्हीकल्स में जो ब्रेक्स होते हैं, लाइक आप स्कूटी के ब्रेक्स देख लो. स्कूटी के ब्रेक्स को आप फिंगर से प्रेस करते हो, लेट्स से 80 किलोमीटर पर आवर पर भी जा रही है, आपने कुछ प्रेशर अप्लाई, कुछ फोर्स अप्लाई करी है आपने ब्रेक्स पर. वो फोर्स जब तक टायर तक जाएगी, आपका लॉजिक क्या कहता है? क्या वो फोर्स सेम रहती है, इंक्रीज हो जाती है टायर तक जाते जाते? होता है ना, आपने ब्रेक लगाया 80 की स्पीड पे भी टायर जा रहा था तो वो जैम हो गया. तो क्या आप फिंगर से इतनी फोर्स अप्लाई कर सकते हो कि वो टायर रुक जाए? नो सर, नहीं कर सकते. नो सर. अगर ऐसा होता तो यार स्कूटी चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, या बाहर से कोई आदमी पैर लगाता है, स्कूटी को रुक जाना चाहिए. ऐसा नहीं होता. आप फिंगर से हल्की फोर्स अप्लाई करते हो और टायर रुक जाता है. इसका क्या मतलब है? सेम फोर्स ट्रांसफर हुई है या फोर्स मल्टीप्लाई हो? सर बढ़ रही है. मल्टीप्लाई हो रही है. मल्टीप्लाई हो गई. मतलब दैट डिपेंड्स कि कितना डिफरेंस है एरिया का. लेट्स से आपने जहां फिंगर से फोर्स अप्लाई करी वहां का एरिया 1 मीटर स्क्वायर था, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था. टायर तक जाते जाते वो एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. तो उसका मतलब है जहां आपने फोर्स अप्लाई करी है वहां से लेकर टायर तक फोर्स 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. सो वी यूज पास्कल्स लॉ टू मल्टीप्लाई द फोर्स. वी कैन यूज इट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर. फोर्स मल्टीप्लाई करने के काम आता है. और है क्या पास्कल्स लॉ? सिंपल स्टेटमेंट. एक तरफ प्रेशर इंक्रीज करो, दूसरे एंड तक उतना ही प्रेशर का ट्रांसमिट हो जाएगा प्रेशर. एंड जिस जगह आपने प्रेशर अप्लाई किया उसके एरिया पे फोर्स डिपेंड करती है. एरिया बढ़ाते चले जाओ, फोर्स इंक्रीज होती चली जाएगी. इज इट क्लियर? दिस फोर्स मल्टीप्लाई. सर प्रेशर का वो मल्टीप्लाई होना भी तो इसलिए होगा बिकॉज़ जो पीछे वाला प्रेशर है वो भी साथ में आके उससे ऐड होते जा रहा है. नो नो नो, प्रेशर विल रिमेन सेम. देखो, आपने जो प्रेशर इंक्रीज किया वो यहाँ इंक्रीमेंट पहुंचा. जो पहले प्रेशर था सांची, वो तो हर जगह सेम था ना. हम तो एक्स्ट्रा प्रेशर की बात कर रहे हैं जो इंक्रीज हो रहा है. इसको नोट करो, फिर कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं पास्कल्स लॉ.
इतना लिख लो तो बताओ reduced for applications of Pascal's law. Scroll करूं, note किया था? Yes, sir. सूरत, रोशनी? No, sir. No, sir. One second, sir. Okay. Written, sir. हो गया, सबने नोट कर लिया. नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ. सो सारी एप्लीकेशंस एक सी होती हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, सब में एक ही कॉन्सेप्ट जाता है कि एक तरफ एरिया कम होगा जहां फोर्स अप्लाई करोगे, दूसरी साइड एरिया बढ़ जाएगा, वहां पहुंचते पहुंचते आपकी फोर्स इंक्रीज हो जाएगी. सारी एप्लीकेशंस में ये कॉमन होता है. जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिक लिफ्ट. दिस इज अगेन बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ. इट्स यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स. सो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये ट्यूब है. ये यूजुअली ना ये लिफ्ट यूज होती है कार सर्विस सेंटर्स में, कार को लिफ्ट करने के लिए इसे यूज करते हैं. यहाँ होता क्या है, ये इस तरह का प्लेटफॉर्म बना होता है, एक ट्यूब जा रहा है जिस ट्यूब के अंदर कुछ लिक्विड फील्ड है. एक एंड जिसका ये पिस्टन लगा हुआ है, इसका एरिया कम होता है, यहाँ आप फोर्स अप्लाई करते हैं. और ये एक बड़ा पिस्टन है जिसके ऊपर कार रखी हुई है. तो आपने क्या किया, यहाँ कुछ फोर्स अप्लाई करी, इस एंड का एरिया ए था, तो यहाँ जो प्रेशर है दैट्स फोर्स अपॉन एरिया. अब ये जो प्रेशर है, जो भी आपने यहाँ प्रेशर अप्लाई किया, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा टू दिस एंड, और इस एंड पर इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स वुड बी एफ. तो इस वाइडर एंड के ऊपर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है, दैट प्रेशर इज टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. अब एक चीज और देखो, एट द लेफ्ट एंड और राइट एंड you having the same pressure, so f by small a or f by capital A दोनों equal होगा. So you can write that capital F will be f by small a into capital, where capital A is very very greater than small a. ये दिख रहा है, ये जो आपका वाइडर पिस्टन है इसका एरिया ज्यादा होगा, स्मॉलर पिस्टन का एरिया कम होगा. सो कैपिटल A बहुत ज्यादा बड़ा है स्मॉल a से, so capital A by small a will be very very greater than 1. उसका वैल्यू बड़ी हो जाएगी. So see, if you're multiplying small f by something which is very very greater than 1, तो क्या लगता है आपको, this whole term will be less than small f or greater than small f? Like I'm multiplying small f with 1000, तो जो capital F आएगा that's 1000 times small f, force increase हो गई. तो यहाँ भी यही हो रहा है, capital A by small a कैसा है, is very very greater than 1. So when you multiply this small f with this number which is very very greater than 1, then your capital F is very very greater than small f. तो हुआ क्या, सिंपल, जैसा एक्सपेक्टेड था, यहाँ एरिया कम था, यहाँ फोर्स अप्लाई करी, ये एरिया ज्यादा था, यहाँ तक जाते जाते फोर्स मल्टीप्लाई हो गई. कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ दीज टू एरियाज. से मुझे जरा बताना, हाँ सूरत, इफ दिस एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर एंड दिस एरिया इज 200 मीटर स्क्वायर, तो सूरत आप बता सकते हो यहाँ से यहाँ जब फोर्स जाएगी तो फोर्स में कितना इंक्रीमेंट होगा. फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर पिस्टन जब फोर्स जाएगी तो फोर्स में इंक्रीमेंट कितना आएगा सूरत. अरसलान, जब फोर्स इस एंड से इस एंड तक जाएगी तो फोर्स में कितना इंक्रीमेंट होगा, कितने टाइम्स फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी. हियर एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर और यहाँ 200 मीटर स्क्वायर. अंशिका आप ट्राई करेंगे. The area of this cross section is 2 मीटर स्क्वायर और यहाँ 200 मीटर स्क्वायर. फोर्स कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम दिस स्मॉलर टू लार्जर क्रॉस सेक्शन. So 200 times.
200 times. So 100 100 times. 100 times. No? This area is 100 times in this area. So force will multiply by 100 times. Good. Just note it down. So force increase हो गई. यही आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल है कि फोर्स इंक्रीज हो जाएगी. नोट इट डाउन. इसके बाद एक फर्स्ट न्यूमेरिकली आप करोगे हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर. इसको लिखिए और मुझे बताइए अगर इसमें कोई इश्यू है. भाई इन स्लाइड्स के थ्रू ना आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव सम टाइम. सो ऐसा तो नहीं है कि आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं लिख नहीं रहा. बस मेरा 25% टाइम बच जाता है. वो जो बार बार एक ही चीज लिखने में जाता है वो टाइम बच जाता है मेरा. Sir, can you explain this once more? हाँ देखो यहाँ पर दिस इज स्मॉलर पिस्टन, दिस इज लार्जर पिस्टन. आप इसे यूज करते हैं टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, टू लिफ्ट कार्स. तो आपने क्या किया, स्मॉलर पिस्टन पर ऊपर से फोर्स एफ अप्लाई करी. स्मॉलर पिस्टन का एरिया इज एफ, सो प्रेशर ऑन द स्मॉलर पिस्टन इज एफ बाय ए. अब ये प्रेशर एज इट इज यहाँ ट्रांसफर होगा. इस प्रेशर की वजह से इस पिस्टन पर फोर्स अपवर्ड्स लगेगी, वाइडर पिस्टन के ऊपर, लार्जर पिस्टन के ऊपर. तो लिक्विड इस पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट फोर्स इज कैपिटल एफ. हियर एरिया इज ए. अब मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि दैट दिस फोर्स कैपिटल एफ विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस फोर्स स्मॉल एफ. यहाँ तक आया असलान? Yes, sir. सो मैंने सिर्फ पास्कल्स लॉ अप्लाई किया. यहाँ प्रेशर होगा एफ बाय ए, यहाँ प्रेशर होगा कैपिटल एफ बाय कैपिटल ए. दोनों साइड प्रेशर सेम होना चाहिए. तो मैंने कहा एफ बाय ए इज कैपिटल एफ बाय कैपिटल ए. तो मैंने यहाँ से कैपिटल एफ ले लिया, इसे एक उधर मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉल एफ कैपिटल ए बाय स्मॉल ए. सो ये कैपिटल ए स्मॉल ए से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है. सो दैट मीन्स इसका जो रेशियो होगा ये 1 से बहुत ज्यादा बड़ा आएगा. सो मल्टीप्लाइंग स्मॉल एफ बाय समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 and you are getting capital F, that would mean that capital F will be very very greater than small f. Yes Mehraj, is it clear now? Yes, sir. Understood. Sure, yes, no. Surat, is it clear? Yes, sir. Okay, Surat, if you are making brakes on the same principle, तो brakes में ना ये Surat, Surat, are there? Yes, sir. So if you are making brakes on the same principle, brakes में दो ends होते हैं. एक वो एंड होता है जहां जिसको आप प्रेस करते हो, लाइक अगर टू व्हीलर है तो वहां वो एंड होगा जहां आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो. और एक वो एंड होता है जहां ब्रेक टायर से कनेक्टेड होता है ना. ये तो दो पार्ट है. एक जगह आपने अप्लाई किया ब्रेक्स, दूसरी जगह जाकर वो ब्रेक टायर के ऊपर एक्ट करता है. कहाँ एरिया ज्यादा होना चाहिए सूरत? उस एंड पर जहां आप फिंगर से अप्लाई कर रहे हो, लेट्स से स्कूटी के ब्रेक की बात कर रहे हैं, या टायर, कहाँ एरिया ज्यादा होना चाहिए ब्रेक का?
अरसलान, यस सूरत, क्वेश्चन क्लियर है या फिर एक्सप्लेन करूं? सर दोबारा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। देखो, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो ना, ब्रेक में दो पार्ट्स होते हैं, दो एंड्स होते हैं। एक जैसे स्कूटी अगर आप ले रहे हो, वो एंड होगा जहां आपने स्कूटी पे अप्लाई किया ब्रेक, और दूसरा ब्रेक का वो पार्ट होगा जो टायर से कनेक्टेड होगा। ऐसे ही होता है ना, स्कूटी ऊपर हैंडल के पास यस लगी हुई है, सर। ब्रेक आपने प्रेस किया और नीचे टायर रुक जाता है। तो कहाँ एरिया ज्यादा होगा, जहां आप अप्लाई कर रहे हो वहां, या फिर टायर के पास वाला पोर्शन? दोनों साइड्स का एरिया अलग होता है, कहाँ एरिया ज्यादा होना चाहिए? Sir, the one with the tire. द वन विद द टायर, क्योंकि जहाँ जहाँ ज्यादा फोर्स चाहिए वहाँ एरिया ज्यादा होना चाहिए, राइट? दिस इज सिंपल द एसेंस ऑफ पास्कल्स लॉ। जहाँ एरिया ज्यादा है वहाँ फोर्स भी ज्यादा होगा, दैट्स इट। चलो, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, अब इसमें ना एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। इसको क्वेश्चन को लिखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। वर्क इट आउट, जल्दी से मुझे बताओ F1 कितना आ रहा है जल्दी से। तुम्हें रेडियस दिया हुआ है, दैट मींस एरिया इज पाई आर स्क्वायर। आंसर्स मैं वेट कर रहा हूँ। और सूरत, तुम्हारी स्पीड बहुत है कैलकुलेशन की, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या रहा है। सर एक्चुअली मैं क्वेश्चन नोट कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, करो आप करो। क्या है? अच्छा, मैं क्या हूँ? मैं को होस्ट हूँ आज। मैं क्या हूँ? मैं को होस्ट हूँ। सर मैंने भेज दिया आपको अपना आंसर। ओके महाराज, देखा मैंने। लेट्स सी, हाँ अभी चेक करते हैं कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। मैं आंसर तो नीचे लिखा हुआ है ना मेरे पास। ओके, अर्पित का भी आया। मेराज का आंसर मिला मुझे, अर्पित का मिला। लेकिन मेराज और अर्पित दोनों के आंसर्स में ना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कम से कम 4 का डिफरेंस है। मतलब एक का 10 आ रहा है तो दूसरे का 10,000 आ रहा है। सर यूनिट का होगा। सर प्रेशर ही निकालना है ना? अब पहले तो फोर्स निकालनी है F1, फिर प्रेशर निकालना है। हाँ सर, फोर्स मैंने दिया नहीं है, फोर्स का आंसर बट मैंने सर अच्छा अच्छा, करो करो करो। मैंने सीधा प्रेशर दिया है सर। फोर्स का भी देना है? हाँ, पहले फोर्स बताओ। अच्छा, ये दो अलग अलग चीजें बता रहे हैं। ओके, नोमा का भी आ गया। चलो, नोमा एंड अर्पित का मैच कर रहा सर मैंने F1 बताया था। है। ओके, ठीक है मेराज। मैंने भी आपको बताया। ठीक है, हाँ वो तो यूनिट बता रही है आपकी। अच्छा मेराज, ठीक है। रोशनी, सांची, सूरत एंड अरसलान। चलो, रोशनी का भी आ गया। सूरत एंड सांची।
चलो सांची एंड सूरत, फिर मैं सॉल्व करना शुरू करूं। यस सर, लास्ट पार्ट मुझे कंफ्यूज। फोर्स तो लिख दो, फोर्स आ गया ना, तो फोर्स तो लिख दो एटलीस्ट। देखो कितना इजी है। आपने ये लिया ना, ये यूट्यूब लिया, मतलब ये सेटअप है, ये आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ये स्मॉलर एरिया है जहां आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ये कंपेरेटिव लार्ज एरिया है जिसके ऊपर आपकी कार रखी हुई है। इस कार को लिफ्ट करना है। कार का देखो मास कितना दिया है, 1350 kg। तो कार को लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स चाहिए दैट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द कार ना। सो जो फोर्स चाहिए दैट शुड बी mg। F2 कार को लिफ्ट करेगी mg, दैट शुड बी 1350 g। g को हम 10 रख देंगे। अब प्रेशर, अब दोनों साइड प्रेशर इक्वेट कर लो। F1 यहाँ रेडियस R1 है तो एरिया विल बी पाई R1 स्क्वायर। यहाँ रेडियस R2 है, मीन सर्कुलर डिस्क शेप में ना ये प्लेटफॉर्म, तो R2 इज दिस एरिया वुड बी पाई R2 स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ F1 बाय पाई R1 स्क्वायर इज F2 बाय पाई R2 स्क्वायर। दोनों साइड जो प्रेशर्स हैं वो सेम हो जाएंगे। सर लिफ्ट करने के लिए तो ज्यादा फोर्स होनी चाहिए ना 1350। We take the limiting case, like it should be slightly greater than this, means it can be greater than, like the difference in applied force and the weight could be 0.000001, इतना भी हो सकता है। Slightly greater force, so we take the limiting case that F2 is equal to the weight. That's the limiting case. Actual में ये force इस बहुत छोटे amount से ज्यादा है। So we compare the pressure on both the sides. Pi will cancel out pi. We know F2. So F2 is R2 by R1 square into F1. Sorry, we need F1 ना। तो अच्छा मैंने values रख दी। F2 is 1350 G, R2 is 15 square, R1 is 5 square। अच्छा सांची मैंने यहाँ यूनिट कन्वर्जन क्यों नहीं किया, देख रहे हो यहाँ सेंटीमीटर्स है, R2 भी सेंटीमीटर में, R1 भी सेंटीमीटर, देख रहे हो मैंने एज इट इज सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख दिया। ऐसे क्यों करा, गलत करा है या कोई और रीजन है? सर सारे सेंटीमीटर में ही है। ना ये तो न्यूटन है, वो न्यूटन में आएगा। ये दोनों मैंने सेंटीमीटर में क्यों ले लिए सूरत, ये दोनों सेंटीमीटर्स में क्यों ले लिए? आई शुड डू यूनिट कन्वर्जन। तो क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। गुड सांची, है ना, कैंसिल होगा ना सांची। सूरत बिल्कुल ठीक कह रही है। यहाँ भी 10⁻², यहाँ भी 10⁻², गेट्स कैंसिल्ड आउट। सो व्हेन यू आर टेकिंग रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज तो मैटर नहीं करता आप किस यूनिट में ले रहे हो, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो जाता है। So you can calculate F1 from here. This gets multiplied, this 5 square gets multiplied, 15 square get divided, and your F1 comes out to be 1500 Newton. So 1470 are taking G to be 9.8, और जिससे मेराज का आ रहा था 1500 is taking G to be 10. Both are correct. 1500. Now next I need pressure. सूरत आप कहाँ गड़बड़ कर रही थी? In calculations or some issue with the concept? नो सर मेरा करेक्ट आ गया था, वो मैंने दोबारा से रीजन नहीं किया आपको। Okay, okay. Now next you can calculate the pressure. What is pressure? It's simply force upon area. So how much is force? This 1500 Newton is the force, and how much is the area? That's pi r square is the area only. So pressure is the ratio of force and area. This is how we can calculate the pressure. So I'm not calculating pressure here. A force आ गया, you know area pi r square, तो आप pressure निकाल सकते हैं। Note it down in case अगर किसी को copy करना हो। We'll do the next question. ये एनसीईआरटी का है। हाँ, Pascal's law is easy. मतलब Pascal's law पे कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं बनती। सर इस चैप्टर से नीट में कितना आता होगा? अभी दिखाता हूँ तुम्हें नीट में इसके क्वेश्चन। सॉलिड्स और फ्लूइड्स मिलाकर अच्छा वेटेज होता है, और इनको ना स्कोरिंग टॉपिक्स कहते हैं। नीट के सब स्कोरिंग है, ये आएगा, थर्मल आएगा, सब स्कोरिंग है। चलिए गुड, ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सो इसका ना मैंने एक रफ स्केच भी बना दिया है. दिस इज द रफ स्केच. ओके, नोट डाउन द क्वेश्चन, लुक एट द रफ स्केच एंड आंसर कैलकुलेट कीजिए. ओके सूरत, प्रेशर सीम्स करेक्ट. इसे लिखो, जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन, ड्रॉ दिस रफ स्केच. दिस इज द सिरिंज. एक तरफ एरिया कम है, एक तरफ ज्यादा है. एंड कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट. और कहीं अगर क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ. विल डिस्कस. सर बस फर्स्ट पार्ट अभी नहीं कैलकुलेट करके. हाँ फर्स्ट पार्ट नहीं नहीं चाहिए तो दोनों. पहले फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करके आंसर बता दो, सेकंड पार्ट क्या बताना. देखो कैसे क्लास हो सकता है, मतलब 13 को कैसे क्लास होगा. साइड से हुआ वो क्लास और नई डिस्ट्रीब्यूशन. गुड मेराज, ठीक आ रहा है. वेरी गुड. गुड असलान, सही है. आयुषी स्कूल की वजह से आज फिर लेट. So Ayush, you just have missed Pascal's law. Pascal's law is finished. इसके बाद मैं Archimedes principle start करूंगा. So that's a fresh topic. आयुषी स्कूल से कब आती हैं आप? मैं इसके कुछ सोल्यूशन निकालता हूँ, फिर किसी और बैच में आपको ऐड करूंगा. सर ये सिर्फ आज के लिए था क्योंकि सर कल फिजिकल एजुकेशन का सर एग्जाम है, तो आज सर ने एक्स्ट्रा क्लास ली थी थोड़े टाइम के लिए. ओके ओके, सो आज ही का था. अगर ये रेगुलर है तो मुझे बताना. आई कैन शिफ्ट यू टू सम अदर बैचेस. है ओके. अरे रोशनी का सही है और नोमा का सही है और मिराज का भी सही है. सांची का भी सही आ रहा है. अर्पित का भी ठीक था. अरे वेरी गुड. अरसलान का भी ठीक है. देखो सर, दिस इज, ये सिरिंज है, ये स्मॉलर एरिया है. सूरत, योर आंसर. ये स्मॉलर एरिया, ये कंपेरेटिव लार्ज एरिया. स्मॉलर पिस्टन और लार्जर पिस्टन. स्मॉलर पिस्टन की जो लेंथ है, मतलब ये एरिया गिवन है आपको. डायमीटर दिया है स्मॉलर पिस्टन का 1 सेंटीमीटर और लार्जर पिस्टन का डायमीटर है 3 सेंटीमीटर. डायमीटर दिया, दैट मीन्स रेडियस दिया है. पाई डायमीटर बाय हाफ रेडियस हो जाएगा. सो डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस हाफ हो जाना चाहिए. ऐसे यहाँ डायमीटर दिया हुआ है. वो कहता है यहाँ से कुछ फोर्स F1 अप्लाई करी विच इज 10 न्यूटन. तो यहाँ कितनी फोर्स एक्ट करेगी F2. तो आप ऐसे लिख सकते हो भाई, दोनों साइड प्रेशर सेम होना चाहिए. F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2. F1 इज 10 न्यूटन. A1 विल कैलकुलेट, F2 कैलकुलेट करना है. A2 भी डायमीटर से आ जाएगा. सो वी कैन राइट दैट F2 इज मल्टीप्लाई हियर विद A2. So it's F1/A1 into A2. So you can write that F2 is, F1 is 10, A2
area of N2 is pi into 1.5 square by A1 is pi into 0.5 square. So pi will cancel this pi. 1.5 square by 0.5 square it's 10, that's 9, so that's 19 न्यूटन. ये 19 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही होगी सेकंड सिरिंज के ऊपर. अब वो आपसे कहता है कि ओके एक काम करो, यहाँ जब आपने प्रेस किया ना तो लिक्विड इनवर्ड्स पुश हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ दूसरे एंड से कितना लिक्विड बाहर आएगा बता दो मुझे, सोचो ये कैसे करोगे. That's last question on Pascal's law. We'll do Archimedes principle after this. सेकेंड पार्ट का आप बात Second part, yes. Second part समझ में आ रहा है ना. आपने इस सिरिंज को इस एंड से 6 सेंटीमीटर इनवर्स पुश किया, तो यहाँ से तो लिक्विड बाहर आएगा. कितना सेंटीमीटर, कितनी लेंथ ऑफ द लिक्विड विल मूव आउट. लार्जर पिस्टन कितना बाहर जाएगा. तो सेम ही जाएगा. सेम ही होगा सर, जितना स्मॉलर पिस्टन अंदर जाएगा उतना लार्जर पिस्टन बाहर जाएगा. नहीं, गलत सोच रहे हो. लेंथ सेम होगी या वॉल्यूम सेम होगा. वॉल्यूम सॉरी, लेंथ सर, वॉल्यूम. लेंथ नहीं, वॉल्यूम सेम होगा. आई एम आस्किंग अबाउट द लेंथ. सो आंसर तुमने खुद दे दिया, अब तो कैलकुलेट कर लो. वॉल्यूम सेम है मींस जितना वॉल्यूम इनवर्ड्स पुश होगा उतना वॉल्यूम आउटवर्ड्स जाएगा. ओके सांची ठीक आ रहा है, सांची का ठीक आ रहा है. और आंसर सूरत सेकंड पार्ट करो. जस्ट वॉल्यूम कंपेयर करना है. यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम सेम होगा. वॉल्यूम इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ. गुड रोशनी यूनिट भी तो मेंशन करो. मीटर सेंटीमीटर. वेरी गुड नोवा, सही आ रहा है. यूनिट रोशनी मीटर सेंटीमीटर क्या होगा. ठीक है रोशनी. देखिए, वॉल्यूम पुश्ड इनवर्ड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम पुश्ड आउटवर्ड्स. जितना वॉल्यूम इनवर्ड्स पुश होगा उतना ही वॉल्यूम आउटवर्ड्स पुश होगा. So volume is simply area of cross section into length. Area of cross section to length. So you can get the value of L2. It's R1 square, R2 square into L1. So just put the values 0.67. Note कर लीजिए. So that was about Pascal's law. Pascal's law पे बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है. बहुत टफ क्वेश्चंस Pascal's law पे नहीं बनते. जो यहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, they are from Archimedes principle. मीन्स अगर हाइड्रोस्टैटिक्स में नीट में किसी साल 10 क्वेश्चंस आए तो बहुत चांसेस है आउट ऑफ दोस 10 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हो. Now let's see what is Archimedes principle and Boyle's force. अब कुछ जनरल ये स्क्रॉल कर दूं मैं फर्दर, इतना नोट कर लिया. यस सर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, बॉयंसी एंड बॉयंट फोर्स. सो अगर एक बॉडी को, मतलब ये पहले जनरल डिस्कशन है, अगर आपको क्या लगता है वाटर में अगर मैं किसी बॉडी को इमर्ज कर दूं तो क्या होता है बॉडी के साथ. अगर वाटर लिया ऊपर उठती है सर, एक मतलब फोर्स से वापस कोई फोर्स होगी ना जो वाटर बॉडी पर अप्लाई करेगा. यस सर. अपवर्ड फोर्स, दैट फोर्स इज बॉइंग फोर्स. इट्स लाइक नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्लूइड. क्या दो सॉलिड भी तो यही करता है, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करता है. नॉर्मल रिएक्शन मत कह देना ऐसे, इट्स लाइक नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्लूइड की अगर आपने एक फ्लूइड लिया, लिक्विड लिया, उसमें एक सॉलिड ऑब्जेक्ट डाल दी, so that fluid will exert some force over the solid object, and that force is known as buoyant force. That phenomena is known as buoyancy. Okay, तो जो भी upwards push act कर रहा होगा solid object के ऊपर, इसे buoyant force कहेंगे, and the phenomena is buoyancy. So it's simply the upward force acting on a body immersed in a fluid. It's called upthrust or buoyant force, and the phenomena is known as buoyancy. अच्छा, बॉडी पर क्या कोई और भी फोर्स एक्ट कर रही होगी यहाँ?
मैंने एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाल दिया, एक तो बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही है, का प्रेशर सर हर एक डायरेक्शन पे प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, गुड। और कोई फोर्स? सर वेट। वेट एक्ट कर रहा होगा। अच्छा, सोच सकते हो ये बॉडी फ्लोट कब करेगी? जब डेंसिटी उस लिक्विड से कम होगी sir, Density उसकी। अरे नहीं यार, वेट और बॉइंट फोर्स कंपेयर करके बता दो कब बॉडी फ्लोट करेगी। तब जब वो weight सेम का होगा। सेम होगा सर जब। सेम होगा या ज्यादा भी हो सकता है? ये वेट सर और ज्यादा पॉइंट भी- ज्यादा भी हो सकते सर पॉइंट फोर्स ज्यादा होनी चाहिए फिर। हाँ, पॉइंट फोर्स। वैसे तो देखो, अगर पॉइंट फोर्स ज्यादा होगी ना तो बॉडी ऊपर चली जाएगी, फिर फ्लोट करेगी। फ्लोट तभी करेगी जब किसी ने सही कहा था वेट और पॉइंट फोर्स इक्वल हो। पॉइंट फोर्स ज्यादा होगी तो क्या होगा? ऊपर चली जाएगी, और ऊपर जाने की वजह से पॉइंट फोर्स कम हो जाएगी। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्ज करोगे उतनी ज्यादा पॉइंट फोर्स होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये कंटेनर ले लिया, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट ली मैंने, पहले मैंने उसको इतना इमर्ज किया, फिर मैंने इतना इमर्ज किया, और फिर इतना इमर्ज कर दिया। तो जैसे जैसे मैं उसका ज्यादा वॉल्यूम इमर्ज करता जा रहा हूँ ना, पॉइंट फोर्स बढ़ती चली जाएगी। पॉइंट फोर्स डिपेंड करती है आपने कितना इमर्ज करा है। बताइए, ये आया समझ में? जितना Yes, sir. ज्यादा आप इमर्ज करोगे उतनी ज्यादा पॉइंट फोर्स होगी। सो दैट्स सिंपली buoyancy और पॉइंट फोर्स। प्लीज नोट इट डाउन, देन विल डू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब पॉइंट फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट वाज गिवन बाय आर्किमिडीज। सो वो देखेंगे कैसे कैलकुलेट की जाती है पॉइंट फोर्स। हाँ जी बच्चों, स्क्रॉल करूं इसे? अच्छा, अब समझिए जरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको सिर्फ ये बताता है कि आप पॉइंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे। इट विल गिव यू अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट फोर्स। गिव्स फॉर्मूला to calculate point force. आप पॉइंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? दैट इज गिवन बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है, मान लीजिए एक कंटेनर लिया मैंने, हाँ, बहुत सोच समझ के बोलना, और इस कंटेनर को पूरा मैंने लिक्विड से फिल कर दिया, तो बिल्कुल स्पेस ही नहीं है कुछ और रखने की। और फिर मैं एक बॉक्स लेकर आया, मैंने तुमसे कहा यार ये ना बॉक्स का वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, इसे जरा इस कंटेनर में रख दो। तो जब आप इस बॉक्स को कंटेनर में रखोगे तो कुछ लिक्विड स्पिल होगा। आपने जैसे ही इसे यहाँ रखा, 2 मीटर क्यूब के बॉक्स को कुछ लिक्विड स्पिल कर गया, बाहर बाहर निकल गया। ये ना, यहाँ से कुछ वाटर बाहर निकला, यहाँ से कुछ वाटर बाहर निकला, और उस वाटर को आपने इकट्ठा कर लिया। कितना होगा ये वाटर एग्जैक्टली? 2 मीटर Sir, क्यूब 2 2 meter. मीटर क्यूब है ना, आपने इसको इकट्ठा कर लिया। इस लिक्विड, ये जो वाटर, ये जो भी लिक्विड था ना, ये 2 मीटर क्यूब वाटर, इसका आपने वेट मेजर कर लिया। वेट कैसे लोगे? वॉल्यूम है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा, इंटू जी कर दो, ऐसी तो आएगा। इस लिक्विड का जो भी वेट है ना, दैट इज इक्वल टू द पॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो आर्किमिडीज ने कहा कि जो पॉइंट फोर्स एक्ट करती है, दैट सिंपली इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, नथिंग एल्स। दैट्स द पॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, व्हिच इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So point force acting on the body is equal to the weight of liquid displaced. अब इस रिलेशन को, इस फॉर्मूले को आप कई तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ,
कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, जितना बॉडी का टोटल वॉल्यूम होगा या बॉडी का जितना वॉल्यूम मैं इमर्ज करूंगा? सर जितना इमर्ज होगा, करेंगे। जितना इमर्ज करूंगा। अगर मैं कहता इस बॉक्स को आधा इमर्ज किया है तो लिक्विड का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है वो आधा ही होता है, 1 मीटर क्यूब होता है ना। तो आप इसे लिख सकते हो बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ऐसे होगा ना, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा वो डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज के ऊपर। बॉडी फुल्ली इमर्ज है तो बॉडी के वॉल्यूम के इक्वल होगा, अदरवाइज डिपेंड करेगा आपने कितनी बॉडी इमर्ज करी। सो एट द एंड ये आता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज into density of liquid into G. That is the formula for buoyant force. अब यूजुअली करते क्या है ना, एक यूजुअली ऑथर्स ना रो यूज नहीं करेंगे लिक्विड के लिए, दे फिक्स्ड रो फॉर सॉलिड और लिक्विड के लिए सिग्मा यूज करते हैं, बट इट्स डेंसिटी है ना, दैट्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो एक बार और देखते हैं व्हाट इज बुओयंट फोर्स। मुझे एक बार में याद दिला सकता है बुओयंट फोर्स क्या होती है? मतलब बुओयंट फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? देखो ना कितना रिटेन कर पाते हो। The force of body into density of liquid into G. फोर्स ऑफ बॉडी या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड? Force of volume. Volume of immersed part into density of liquid into G. That's simply the relation for the buoyant force. Nothing else. अच्छा अब एक बात और बताओ, एक ऑब्जेक्ट थी उसकी एयर में कुछ वेट था, जैसे ही मैं लिक्विड में डाल, मतलब मैंने उसको ना वेइंग मशीन में या किसी स्प्रिंग बैलेंस में कनेक्ट किया हुआ है, एक बॉडी को मैंने स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट किया हुआ है, ऐसे करके मैंने स्प्रिंग बैलेंस से लगाया हुआ है। अब इसको जैसे ही मैं लिक्विड में डालूंगा क्या स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग सेम रहेगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, क्या लगता है? सर कम जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? स्प्रिंग बैलेंस है ना, एक बॉडी का मान लो पहले ना लिक्विड नहीं था तो स्प्रिंग बैलेंस कुछ रीड कर रहा था, लेट्स से मास इज m, स्प्रिंग बैलेंस वेट रीड कर रहा था, टेंशन डेवलप हो रही थी वेट के इक्वल, इसने वेट रीड कर लिया। अब मैंने इस स्प्रिंग बैलेंस को ना लिक्विड में डाल दिया, क्या लगता है तुम्हें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग अब भी सेम रहेगी, बढ़ जाएगी या कम? कम होगी। क्यों कम क्यों हो जाएगी? सर बुओयंट फोर्स आ रहा है ना, buoyant force same direction में बुओयंट act करेगा। फोर्स ऊपर एक्ट करेगा ना, तो बुओयंट फोर्स क्या करेगा? वेट को रीडिंग को कम कर देगा। अब mg नहीं रीड करेगा, अब mg माइनस बुओयंट फोर्स रीड करेगा। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये समझ में आया सबको? Yes sir. कि लिक्विड का वेट और सॉलिड बॉडी का वेट लिक्विड में डालने में कम हो जाता है, रीजन यही है कि बुओयंट फोर्स अप्लाई करता है। तो उसे आप ऐसे लिख सकते हो, वो जो वेट बचा ना डिक्रीज होने के बाद, वो है, इसको कहते हैं एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्या था? वेट ऑफ बॉडी माइनस बुओयंट फोर्स। अब देखना जरा सिंपल कैलकुलेशन, मुझे एक एक करके बताते जाओ। वेट कैसे लिखेंगे बॉडी का? mg होगा। Yes sir. अब जरूर नहीं कि हर चीज में लिखूं, mg होगा। अब मास कैसे लिख सकते हो बॉडी का? वॉल्यूम और डेंसिटी की टर्म्स में क्या लिखोगे बताओ? हमेशा याद रखो, वॉल्यूम की डेंसिटी। किसका वॉल्यूम? Volume. बॉडी का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। इस वेट So को लिख, volume of body immersed. वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ mg, वॉल्यूम वेट ऑफ बॉडी क्या होगा? mg Yes. इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज या टोटल वॉल्यूम? मैं बॉडी का वेट ले रहा हूँ, Immersed. टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ना, टोटल वेट, टोटल बॉडी का तो वेट ले रहे हो, आधी बॉडी का वेट थोड़ा ना ले रहे हो। मैं बुओयंट फोर्स नहीं ले रहा अभी, तो जस्ट वेट ऑफ द बॉडी ले रहा हूँ, तो पूरे बॉडी का वॉल्यूम इनटू पूरी बॉडी की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी। ये आया? सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ देखो, अगर मैं कह रहा हूँ आपसे बॉडी जो है ना, उस बॉडी का वेट बताओ, बॉडी का वेट क्या होता है? बॉडी का मास इनटू जी। मैं बुओयंट फोर्स नहीं कह रहा, पूरी बॉडी का मास। तो पूरी बॉडी के मास के लिए तुम पूरी बॉडी का वॉल्यूम लोगे ना, और उसे बॉडी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। यस सर। अब बुओयंट फोर्स के लिए बताओ क्या लेंगे? बॉडी का वॉल्यूम लेंगे या इमर्ज्ड वॉल्यूम लेंगे? इमर्स्ड। इमर्ज्ड। अगर बॉडी फुल्ली इमर्ज्ड है तो इमर्ज्ड वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। बॉडी का वॉल्यूम के इक्वल Volume होगा, of body. वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अरे एक बॉडी है, उसका वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, मैं कह रहा हूँ पूरी बॉडी डाल दी मैं, तो वॉल्यूम इमर्ज भी कितना होगा? 10 मीटर क्यूब होगा। यस सर। तो बुओयंट फोर्स के लिए मैंने फुल्ली इमर्ज माना, बॉडी का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी।
सो यहाँ पर जो एपरेंट वेट था ना, वेट माइनस पॉइंट फोर्स, वेट की जगह मैंने इसे रख दिया v इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी माइनस पॉइंट फोर्स, एंड दिस इज द पॉइंट फोर्स, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब आप यहाँ पर vg कॉमन ले लीजिए, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा। रो बी और कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस सिग्मा लिक्विड बाय रो बी। एंड व्हाट इज v इंटू रो बी इंटू जी? अभी किया था, अरे कोई तो बोल दो, अरे v इंटू डेंसिटी। weight of body. वेरी गुड, दिस इज वेट ऑफ द बॉडी, ये था ना। अरे कुछ रिटेन किया करो मेमोरी में ना, जैसे मूवी देखते हो 3 घंटे की, सब याद रहता है, मतलब वो कंसंट्रेशन लेवल जरा सा कोशिश किया करो यहाँ लाने का। आई नो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जो कंसंट्रेशन लेवल मूवी या गेम्स में होता है वो यहाँ आ जाए, बट एटलीस्ट 20% तो लेकर आओ, चीजें याद हो जाएंगी, तुम्हारा ही भला होगा। अगर आप क्लास में इतना कॉन्सेंट्रेट करते हो कि आपको कॉन्सेप्ट याद रह जाते हैं, तो ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी में आपको कम टाइम देना पड़ेगा ना, फिर आपके गेम्स के लिए और मूवीज के लिए टाइम बच जाएगा। अदरवाइज वो बेवकूफ़ी हो जाती है ना कि आपने 1.5 घंटे की क्लास की, फिर उस 1.5 घंटे की क्लास की थ्योरी को रिवाइज करने के लिए फिर आप 1 घंटा दोगे, फिर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे। द बेटर वे इज क्लास को इस तरह से लो, मतलब मैं इसीलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्लास में याद हो जाए कि इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़े। तो v इंटू रो बी इंटू जी, तो ये आ गया w बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी इंटू 1 माइनस सिग्मा लिक्विड बाय रो, दैट्स द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऑल्दो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, बट कुछ बुक्स में दिया होता है, तो मैंने कहा इसको डिराइव कर देते हैं। अब इसके बाद हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखेंगे। चलो इतना लिखो, ये तो लिख लिया था आपने आर्किमिडीज में, और प्लीज ऐसे लिखना कि याद हो जाए आपको। वो जो होता है ना कि साइंस के बच्चे के पास किसी चीज के लिए टाइम नहीं बचता, वो टाइम बचाया जा सकता है अगर आप ड्यूरिंग क्लासेस ऐसा कर लो कि आप करो और आपको चीजें याद हो जाए। एक तो वो स्कूल का जो टाइम होता है, अगर आप उसे बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लीजिए, 6 आवर्स 7 आवर्स। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि स्कूल में चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, बट आप लोगों को उतना अच्छा आइडिया भी नहीं होता टॉपिक्स का। कुछ को होता है, मतलब मेजोरिटी के साथ तो वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, उसको यूटिलाइज करो, फिर आपके पास हर चीज के लिए टाइम बचेगा। और इस एज में तुम्हारी मेमोरी बहुत होती है, बहुत चीजें तुम याद रख सकते हो इफ यू डू इट प्रॉपरली। क्लास लेते लेते अगर कुछ और भी कर रहे होगे, व्हाट्सएप भी चल रहा होगा, किसी का शायद इंस्टा भी खुला हुआ हो, फिर तो वेस्ट हो जाए ना, टाइम का टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। फिर इस टाइम को रिटेन, इस चीज़ों को करने के लिए आप फिर दोबारा टाइम देंगे। इट्स बेटर कि एक बार करो, पूरी तरह से करो। स्क्रॉल बस कैपिटलिटीज कर दिया आपने। हाँ स्क्रॉल करूं फर्दर? नो सर, लास्ट लाइन लिखना सर। बोला तो था ना, करवा दिया।
Sir, scroll. Sir, scroll. नोट कर लिया? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है ना, दैट्स फ्लोटेशन। आपने वैसे मुझे बताया था, आप लोगों ने भी, एक बॉडी फ्लोट कब करेगी मुझे बता दो प्लीज, कब फ्लोट कर सकती है? वेट और बॉइंट फोर्स में क्या रिलेशन होना चाहिए फ्लोट करने के लिए? सर जब पॉइंट फोर्स और इक्वल होना चाहिए। इक्वल हो, बस दैट्स नोन एज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो जो क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चंस सिर्फ पॉइंट फोर्स से नहीं आते, क्वेश्चंस कंबाइन दिस आर की दिस लॉ ऑफ फ्लोटेशन। बेसिकली क्वेश्चंस आएंगे आपके वेट और पॉइंट फोर्स दोनों को कंबाइन करके, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। सो लॉ ऑफ फ्लोटेशन इज एन इजी कॉन्सेप्ट कि आपने एक बॉडी ली और उसको आपने लिक्विड में डाल दिया, डाउनवर्ड्स वेट एक्ट करे, अपवर्ड्स पॉइंट फोर्स एक्ट करे। मैं कह रहा हूँ बॉडी फ्लोट कब करेगी? फ्लोट करने का मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब बॉडी का वेट और जो पॉइंट फोर्स एक्ट कर रही है दे आर इक्वल। तो अगर वेट और पॉइंट फोर्स इक्वल है देन बॉडी विल फ्लोट, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। फिर एक चीज और पूछता है, कहता है अच्छा कितना फ्रैक्शन होगा बॉडी का जो विद इन द लिक्विड होगा, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड के लिए कितना फ्रैक्शन बॉडी का इमर्ज रहेगा? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज के लिए कैपिटल वी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वी प्राइम इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड। कितना फ्रैक्शन इमर्ज होगा? देखो ये तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन है सिंपली, बॉडी फ्लोट ही तब करेगी जब वेट और पॉइंट फोर्स इक्वल होंगे। फिर कभी कभी कहता है कि अच्छा मैंने बॉडी को डाल दिया और टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी वी है, जो वॉल्यूम, ये ना मैं वी ऊपर बना दूं, चलो लगेगा पूरा वॉल्यूम, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज वी, और जो इमर्ज है दैट्स वी प्राइम। कहता है कितना फ्रैक्शन इमर्ज है, लाइक वी प्राइम बाय वी पूछता है, आधा इमर्ज है, 1/4 इमर्ज है, 1/6 इमर्ज है, कितना इमर्ज है? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप टोटल वॉल्यूम ले सकते हो बॉडी का, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज वी, जितना इमर्ज है दैट्स वी प्राइम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड वी प्राइम। फ्लोटेशन में वेट और एफ बी इक्वल होगा। वेट हमने अभी डिस्कस किया था, जल्दी बताओ वॉल्यूम और डेंसिटी की टर्म्स में कौन बताएगा ये मुझे? नोमा बताएगी। नोमा, वॉल्यूम और डेंसिटी की टर्म्स में वेट क्या होगा? So volume into density of body into G. वॉल्यूम में कौन से ले रहा हूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी या जो इमर्ज्ड है? I'm Sir, calculating the weight of body. total volume. Total volume ना। Buoyant force में सूरत हम कौन सा वॉल्यूम लेंगे, टोटल वॉल्यूम और द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज्ड?
while calculating point force? The volume of the body. Volume of the body. No. Volume of the body emerged, na? Yes, sir. The volume of the body merged. Sorry. Emerged. So weight is volume of body into density of body into G. और point force क्या होगा? Volume of body merged into density of liquid into G. So G will cancel on G on both the sides. So V prime by V will be density of body by density of liquid only. So ये कभी कभी ऐसा करता है, आइस क्यूब के साथ बहुत आते हैं क्वेश्चंस, कहता है आइस क्यूब को डाल दिया वाटर के अंदर, बताओ कितना वॉल्यूम, कितना फ्रैक्शन इमर्ज होगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो कि आप पूरी कैलकुलेशंस करो और आप सिंपली कह सकते हो कि बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी, लाइक आइस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का जो रेशियो होगा वही फ्रैक्शन इमर्ज होता है। सो इतना फ्रैक्शन इमर्ज होगा जब बॉडी फ्लोट करेगी। अच्छा, जस्ट थिंक अबाउट द रिलेशन बिटवीन द डेंसिटीज। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी फ्लोट करे बट उसकी डेंसिटी ज्यादा हो लिक्विड की डेंसिटी से? क्या पॉसिबिलिटी है? सोचो, क्या आयरन वाटर में फ्लोट कर सकता है? नहीं सर। Ship is a very special case. We'll discuss ship, but in general, iron cannot float in water. Means ऐसी कोई भी बॉडी लिक्विड में फ्लोट नहीं कर सकती जिस बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा हो। अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है तो डेफिनेटली बॉडी का वेट पॉइंट फोर्स से ज्यादा होगा एंड बॉडी विल सिंक। बॉडी विल सिंक। मर्क्यूरी, सूरत मुझे एक बार चेक करना होगा। मर्क्यूरी आई विल चेक। मर्क्यूरी आई विल चेक। You are right. Mercury की density is greater than the density of water, but still mercury floats over water. I have to check कि mercury में ऐसा क्या होता है. Okay, mercury is in one exception of this rule. Otherwise, density of body अगर liquid की density से ज्यादा है, तो body sink कर जाएगी. हाँ जी, अर्पित. सर मैं बोल रहा था एक और केस है सर जिसके अंदर ये होता है, फ्लोट करता है। वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं सर। एक जगह है सर साउथ साइड में सर, उस रिवर में सर आप कोई भी मतलब एक स्टोन फेंकोगे सर, वो वेट मैटर नहीं करता सर, वो फ्लोट ही करता है हमेशा। द रीजन इज, तो डेड सी में भी यही होता है ना, तो वहाँ की डेंसिटी बहुत हाई है। वो सॉल्ट की वजह से होता है, काफी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो वहाँ अल्टीमेटली लिक्विड की जो डेंसिटी है ना वाटर की डेंसिटी के इक्वल नहीं है, दैट्स ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, अब इसमें ना किसी ने कहा था कि इसका एक एक्सेप्शन है विच इज शिप। तो देखो शिप में क्या होता है, शिप क्या सॉलिड हॉलो होता है ना नीचे का, हॉलो होता है। तो शिप में क्या होगा कि शिप में आयरन भी, और जितना वॉल्यूम आयरन का है उससे बहुत ज्यादा वॉल्यूम एयर का है। तो आयरन और एयर की जो एवरेज डेंसिटी लोगे दैट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, इसलिए शिप फ्लोट करता है। अदरवाइज अगर आप शिप एक सॉलिड बॉक्स बना दो तो शिप फ्लोट नहीं करेगा, सिंक कर जाएगा। बट वो एम्प्टी है ना अंदर से, उसमें एयर फील्ड है। तो एयर प्लस जो लिक्विड आयरन की डेंसिटी है दैट डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो अगर इन जनरल बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है देन बॉडी विल सिंक। अगर बॉडी और लिक्विड की डेंसिटी इक्वल है देन यस बॉडी विल फ्लोट, और फुल्ली इमर्ज कर फ्लोट करेगी, पूरी तरह से इमर्ज हो जाएगी और फ्लोट करेगी। बट अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा हो जाए, तो देखो यहाँ पर कैसे मैंने डिसाइड किया, ये था ना फ्रैक्शन वी प्राइम बाय वी इज रो बी बाय रो बाय लिक्विड। मैं कह रहा हूँ दोनों इक्वल हो गया, तो वी प्राइम बाय वी कितना हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा। वी प्राइम इज इक्वल टू वी, वी प्राइम इज इक्वल टू वी मींस इमर्ज्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, बॉडी इज फुल्ली इमर्ज्ड। तो अगर किसी ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी और बॉडी की डेंसिटी इक्वल है, तो बॉडी पूरी तरह से लिक्विड में इमर्ज करके फ्लोट करेगी। लेकिन अगर डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा हो जाए, तो देखो आप ये लिखोगे ना, वी प्राइम बाय वी इज रो बॉडी बाय सिग्मा लिक्विड। रो बॉडी इज लेस देन द लिक्विड, सो दिस नंबर विल बी लेस देन 1, वी प्राइम विल बी लेस देन वी, which means जो इमर्ज्ड वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम से कम है। बॉडी कभी फुल्ली इमर्ज नहीं होगी, 20, 30, 40%, 50%, 60% पोर्शन इमर्ज्ड होगा और बॉडी फ्लोट कर रही होगी, टोटल कभी नहीं होगी अगर लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा है। बॉडी विल फ्लोट पार्शियली इमर्ज्ड, और शिप वाला मैंने लिख दिया था। अब इसमें एक एक्सेप्शन है जो अभी सूरत ने भेजा है, वो इंटरेस्टिंग है, उसको भी डिस्कस करते हैं। इतना लिख लो, मर्क्यूरी का डिस्कस करते हैं, बट प्लीज नोट इट डाउन ना, ये सब जल्दी जल्दी लिख लो।
सर मैंने एक लाइन मिस कर दी थी सर पिछले वाले उसमें से, एक बार दिखा सकते हैं आप? कौन सी लाइन बता दिया लास्ट वाले में? यस सर, apparent weight is equal to weight of the body, सर वो लास्ट ही लाइन थी ना? हाँ हाँ यस, ओके सर, सर ठीक है सर। करिए। सबने लिख लिया स्क्रॉल? नो सर मैंने नहीं ले। ओके 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 ओके। नहीं सूरत, मर्क्यूरी सिंक्स इन वाटर, मर्क्यूरी फ्लोट नहीं करेगी। ओके सर। डेंसिटी उसकी 13.6 इंटू 10⁻³ होती है, तो इट्स ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, मर्क्यूरी सिंक करता है। बट सिंस इट्स अ लिक्विड, तो ऐसा होता है कई वो चीजें जो वाटर में सिंक कर जाती हैं वो मर्क्यूरी में फ्लोट करती हैं, क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी इज 13.6 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। बट ये सिंक कर जाएगी, वाटर में डालोगे सिंक कर जाएगी। अच्छा, ये मेरी स्लाइड्स यूज करने की वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं रही? नो सर। मतलब ये मेरा बहुत टाइम बचा लेता है, मतलब अदरवाइज आधी क्लास तो लिखने में निकल जाती है मेरी।
तो स्क्रॉल कर दो। Excuse me, sir. Yes. Sir, float fully immersed मतलब कि पूरा अंदर होगा लेकिन फ्लोट कर रहता है। हाँ बिल्कुल पूरा मतलब जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, लिक्विड सरफेस। हाँ लिक्विड है, सो बॉडी कुछ ऐसे जाएगी जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस। हाँ ऐसे ही और ही फ्लोट कर, ऐसा नहीं होगा, सिंक करता है, इट विल फ्लोट जस्ट बिलो। सर तो फिर किसी केस में ये नहीं है कि पूरी बॉडी ऊपर रहेगी, जैसे पार्शियल इमर्स्ड या फुली इमर्स्ड है। हाँ वेल पूरी ऊपर रहेगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बुओयंट फोर्स के लिए कुछ तो इमर्ज होना पड़ेगा ना। इट मे बी पॉसिबल कि बहुत कम वॉल्यूम इमर्ज होगा, लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बट ऐसा नहीं और हो उसमें जैसे ऑयल और वाटर का होता है तो उसमें तो वो ऊपर ही रहता है। सकता। ऑयल का कुछ पोर्शन जरूर अंदर होगा, चाहे वो पोर्शन बहुत कम। सर कभी कभी ऑयल अंदर होता है पर सर मिक्स नहीं हो पाता, वो डिफरेंस है सर। नहीं नहीं इसमें देखो हमें देखो, लगता है वो फ्लोट कर रहा है ऊपर। अगर ये है ना, और अगर ऑयल की आप लेयर भी रहे हो तो ये कुछ ऐसे होगी मुझे, कुछ पोर्शन जरूर इमर्ज होगा ताकि बॉइंट फोर्स मिल जाए। अगर कुछ भी पोर्शन इमर्ज नहीं है तो बॉइंट फोर्स नहीं मिलेगी। सर मेरा रह गया थोड़ा सा ऊपर का। ऊपर कर दो। हमजा आई एम जस्ट फिनिशिंग इन 2 मिनट्स। हाँ उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी। सर अगर हम वाटर के अंदर वाटर डालते हैं तो सर वो उसमें फ्लोट करती है, फ्लोट करता है। नहीं मतलब वो तो मिक्स हो जाएगा, वो तो एक ही चीज है ना। फ्लोट करने के लिए दो अलग अलग चीजें, मतलब इन दैट केस आप कह सकते हो हाँ वाटर के ऊपर आप वाटर डालोगे तो वो बिना इमर्ज हुए हुए वो फ्लोट कर जाएगा। सॉरी वो पूरी तरह से इमर्ज करके फ्लोट होगा। वाटर के अंदर वाटर तो ये वाला केस आ जाएगा ना, v प्राइम इज इक्वल टू v। यस सर। इस केस में आप ले सकते हो, बट यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लोटेशन ना, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स एक एक float करते ओके सर। सर मैंने केस 3 नहीं लिखा सर, एक बार दिखा सकते हैं? हैं। आई एम लेट। Skeleton. ओके ओके विल स्टॉप हियर, आज को यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद दिस थिंग, विल फिनिश दिस वन और विस्कोसिटी हम स्टार्ट करते हैं। चलो ओके थैंक यू बाय। 2 मिनट से मुझे लिखना। हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू सर। ओके बच्चों बाय सर अब क्या मंडे फ्राइडे वाली क्लास नहीं होगी? बाय। मंडे फ्राइडे वाली क्लास सर जो 7:30 पे होती थी सर, आप उसमें वो करवाते सर उसमें बस एक टॉपिक रह गया है, मैं उसको कराऊंगा बस। अभी कुछ दिन नहीं हो पाएगी शायद, इस वेडनेसडे भी नहीं होगी। उसमें 2-3 क्लासेस लेकर वो जो वर्क एनर्जी पावर वाला पोर्शन था मुझे फिनिश करना है बस। ओके सर, थैंक यू सर। यस महराज नोटेड। बस शिप का लिखा है। यस सर।